नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के नेतृत्व पर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सवाल उठने लग गए हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बीजेपी को बहुमत से रोक दिया था और कांग्रेस का आंकड़ा 100 तक पहुंचा दिया था, तो लगा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, झारखंड को छोड़कर हर जगह विपक्ष को हार मिली है और खास करके कांग्रेस का हाल बुरा रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो या अब बिहार, जहां उसे मात्र 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन का राहुल गांधी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार जो कांग्रेस पर पैनी नजर रखते हैं, आदेश रावल। आदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मिलन जी। तो आदेश, ये जो चुनाव का नतीजा आया है बिहार का, ये बहुत बड़ा एक तरह से झटका कह सकते हैं राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। तो इसका क्या कारण आपको लगता है कि कांग्रेस क्यों अपना प्रदर्शन सुधार नहीं पा रही है बिहार में, जबकि राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली थी, वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, वो सड़कों पर रहे, फिर भी चुनाव में 2020 से भी बुरा प्रदर्शन है। जी 2020 में 19 सीटें आ गई थी 70 में से, लेकिन इस बार 6 सीटें आई। दरअसल मिलन जी, इसकी 2-3 वजह हैं कि राहुल गांधी क्यों ऐसा प्रदर्शन उनकी लीडरशिप के अंडर हो रहा है। जब 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, तो उनका ये कहना था कि गांधी परिवार की तरफ से कोई कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप लगातार चुनाव हारते जा रहे थे और आप दूसरा चुनाव 2019 में हारे, तो गांधी परिवार की लीडरशिप पर डायरेक्ट सवाल उठने लगे थे। तब उन्होंने इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद खड़गे साहब 2022 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बने और एक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें राहुल गांधी पिछली सीट पे बैठ के कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। अब ये सबको पता है कि जवाबदेही आप ही की है, क्योंकि आप ही पार्टी के बड़े फैसले कर रहे हैं। राहुल गांधी लोगों की प्लेसमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके जो किस व्यक्ति को क्या काम देना है, किस व्यक्ति को कहाँ भेजना है, किस व्यक्ति से क्या काम लेना है, ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा लैग करता है वो है कि जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है पार्टी के भीतर। अगर राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, अगर उनकी जवाबदेही बनती है, तो उन लोगों की भी बनती है जो लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। चाहे वो संगठन महासचिव है, चाहे वो मीडिया के इंचार्ज हैं, चाहे वो ट्रेज़रर हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी है जो टिकटें बाँटती है, तो किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। मैंने देखा है मिलिंद जी, पिछले कुछ लगभग 18 महीनों में लोकसभा के बाद से लेके अब तक, आप हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार 4 राज्य हारे हैं। लेकिन एक्शन के नाम पे किसी को भी जवाबदेही किसी की तय नहीं की गई है। ये नहीं बताया गया कि इस चुनाव में हार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ना ही कोई ये तय कर पा रहा है कि राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल है और ना ही राहुल गांधी ये तय कर पा रहे हैं कि जो राज्य के नेता हैं या जो जो टिकट बाँट रहे हैं या जो संगठन के पद पे बैठे हैं, वो इसके लिए जवाबदेही हैं। तो बेसिकली दोनों तरफ से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में किसी को समझ में ये नहीं आ रहा है कि पार्टी चल कहाँ से रही है, फैसले कौन कर रहा है और इन फैसलों का क्या प्रभाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि बिहार चुनाव के बाद से मैं एक बात लगातार बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि गांधी परिवार के हाथ से इस पार्टी का कंट्रोल छूट जाए। नहीं तो आदेश, आप ने पिछली बार भी जब हमने बात की थी, तो आपने एक जय जगत समूह की बात की थी और बिहार की हार के बाद वापस जय जगत समूह जो है वो चर्चा में है। तो हमारे दर्शकों को ज़रा समझाइए कि ये जय जगत समूह है क्या? इसमें कौन है? और कैसे ये कांग्रेस की जो राजनीति है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि बात तो हम सुनते हैं कि एक ग्रुप है कांग्रेस में, जय जगत, जिसका नारा है कि सारा जगत हमारा है। लेकिन ये लोग कौन है? ये चाहते क्या है? और ये कितना प्रभावशाली है कांग्रेस के भीतर और कितने ज़िम्मेदार है इस हार के लिए? इसी जय जगत समूह ने मिलिंद जी राहुल गांधी को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। यानी उनके पास जो कम्युनिकेशन होना चाहिए एक नेता के पास में, कि एक मल्टीपल कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपको ज़मीन पे क्या हो रहा है ये पता रहे। जय जगत समूह जो है उसमें जो लोग हैं, पहले उनकी बात करता हूँ। सचिन राव जो ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस समूह को मुख्य रूप से हेड करते हैं और इसमें
के राजू हैं, इसमें प्रवीण चक्रवर्ती हैं, इसमें अलंकार सवई हैं जो राहुल गांधी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसमें कृष्णा लवेरू है जो बिहार के इंचार्ज हैं, मीनाक्षी नटराजन है जो तेलंगाना की इंचार्ज हैं, हर्षवर्धन सपकाल हैं जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ऐसी ही एक लंबी सूची है इस जय जगत समूह की, जो ये कहता है कि समूचा जगत हमारा है, हमें किसी जाति, हमें किसी धर्म की बात नहीं करनी है। अब जब राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे थे, कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि बिहार के चुनाव में उन्होंने एक बार भी ओबीसी का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च कराया गया, जबकि सबको पता था कि ईबीसी का वोट बैंक नीतीश कुमार का है, वो आपके पास आने वाला नहीं है। जय जगत ने राहुल गांधी को ये समझाया और कहा कि हमें लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करनी है। तो उससे क्या हुआ कि जो ओबीसी था, जो ओबीसी का पूरा मुद्दा था, वो डिरेल हो गया। यानी आपने उसमें पोलराइजेशन कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, सारे महत्वपूर्ण फैसले मिलिंद जी, ये जय जगत समूह ही आज के टाइम पे कर रहा है। जय जगत समूह ही कांग्रेस पार्टी में 2007 में यूथ कांग्रेस का चुनाव लेके आया था, जिसका मकसद ये था कि हम आम घरों के बच्चों के लिए इसके दरवाजे खोलेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। उस यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी, आज वो बर्बाद हो गई है संगठन के नाम पे, उसके पल्ले आज कुछ नहीं है। वही बड़े घर के बच्चे, बड़े नेताओं के बच्चे ही उसके अध्यक्ष बन रहे हैं। फ़र्क इतना हो गया है कि उसमें पहले नेता की चिट्ठी से बनते थे, अब करोड़ों रुपए खर्च होते हैं राज्य के यूथ कांग्रेस के इलेक्शन पे, तब वो अध्यक्ष बना जाता है। लेकिन संगठन के रूप में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के पास आज कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि मैं चुनाव जीत के आया हूँ। विधानसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, फिर ऊपर स्टेट का प्रेज़िडेंट है, कोई किसी से बात नहीं करता है। वो जो चेन थी, वो टूट चुकी है उसमें, और पिछले 18 साल में ये काम इन्हीं जय जगत के लोगों ने किया है, और यही लोग उसमें चुनाव की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन सिस्टम जो है यूथ कांग्रेस का, उसी को चलाते आए हैं। अब इस जय जगत समूह की जो नज़र है, आप देखिए, अभी 2 अपॉइंटमेंट हुई थी। जो कृष्णा एलेवेरू बिहार के इंचार्ज हैं, वो जय जगत से आते हैं। उन्होंने आज तक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, और आपने बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य की ज़िम्मेदारी देके उनको वहाँ पे भेज दिया। दूसरे आते हैं यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष शर्मा, किसी कॉलेज के प्रेज़िडेंट तक नहीं रहे, चुनाव भी नहीं लड़ा, और उनको आपने यूथ कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण संगठन का इंचार्ज नियुक्त कर दिया। तो इस तरीके से ये फैसले प्रभावित होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है अलंकार सवई। अलंकार सवई क्योंकि बहुत नज़दीकी हैं राहुल गांधी के, उनके साथ ही रहते हैं, और वो जय जगत के ही बड़े क्लोज़ हैं। तो पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा है कि जितने जय जगत के फैसले होते हैं, उनको राहुल गांधी के पास, उनके सामने मैनिपुलेट करने में अलंकार की ही भूमिका होती है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र आपका भी राज्य है। महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया हर्षवर्धन सपकाल को, और कहा यह गया कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका कोई बिजनेस ना हो, जिसकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना हो, जिसके शुगर मिल ना हो, ताकि सीबीआई, ईडी उसको दबा ना सके। तो इन लोगों ने एक कहानी बनाई, राहुल गांधी के सामने वो कहानी रखी, उनको बड़ी पसंद आई और उसको बाय कर दिया गया। लेकिन जब वो बन गए, तो आपने उन्हीं नेताओं को फ़ोन किए जिनके बिज़नेस हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, जो संगठन चलाने के लिए चाहिए होते हैं, उनको कहा कि अब आप हर्षवर्धन सपकाल को सपोर्ट कीजिए। तो फिर इनकी आवश्यकता क्या थी? डायरेक्टली आपने उस नेता को क्यों नहीं बनाया कि जो सक्षम जी। था, जिसके पास रिसोर्सेज़ थे? तो इस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, और इन्हीं लोगों ने राहुल गांधी का जो सिस्टम है ब्लॉक कर दिया। एक उदाहरण देता हूँ मिलिंद जी आपको। अभी 8 तारीख को पंचमढ़ी में एक सेशन था, ट्रेनिंग कैंप था डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट्स का, जो सचिन राव हेड कर रहे थे। उन्होंने उसमें राहुल गांधी को कहा कि आप 10 मिनट लेट आए हैं, तो आपको हम पनिशमेंट देते हैं, आपको 10 पुशअप मारनी पड़ेंगी। आप देखिए किस तरीके से संदेश दिया गया पूरे देश के कांग्रेसियों को कि जो ये नेता है कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी, ये हमारी जेब में है। और उसके बाद वो जो बंद कमरे की बैठक थी जहाँ पे 10 पुशअप मारी गई, दिल्ली तक के अखबारों में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में फ्रंट पेज न्यूज़ थी वो। जिसमें एक मैसेज था, जिसमें एक स्ट्रैटेजी थी, जिसमें ये संदेश देने की कोशिश थी कि राहुल गांधी जो है वो हमसे बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं। आज की डेट में 3 विचारधारा हैं मिलिंद जी कांग्रेस पार्टी के भीतर। एक कांग्रेसी हैं, जो नेहरू और गांधी की विचारधारा के लोग हैं। दूसरा वामपंथी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सेंटर में हैं, और तीसरा जय जगत है, जो आज ये संदेश देने में कामयाब है कि राहुल गांधी जो है वो हमारे बिना एक कदम नहीं उठाते, और हम ही सारे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं।
दूसरा, जितने लोग चुनाव नहीं लड़ते वो सब इस ग्रुप में हैं। अब यूथ कांग्रेस को बर्बाद करने के बाद अब ये इस संगठन की नजर है कि वो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अब उसमें घुसे। और इसीलिए अब ये चाहते हैं कि हर जिले में 530 जिलों में जाके सचिन राव ट्रेनिंग कैंप ले, और जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जा रहे हैं उन फैसलों को भी इनके लोग मिलकर प्रभावित कर रहे हैं। यानी एक चर्चा इस बात की है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि यूथ कांग्रेस के बाद अब नंबर है एआईसीसी का, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसके ऊपर ये लोग अपना कंट्रोल चाहते हैं। और वेणुगोपाल के बाद अब जो अगला जीएसओ होगा वो भी जय जगत से होगा, ऐसी भी प्लानिंग चल रही है। आदेश 2 बातें हैं। एक तो ये है कि अगर राहुल गांधी को पुशअप लगाए तो उसमें क्या है, सब नेता बराबर है, ये भी तो संदेश जाता है। जेब वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात आप जो यूथ कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, तो मुझे याद है शायद उत्तर प्रदेश या दिल्ली कौन-सा चुनाव हुआ था, जहाँ पर यूथ कांग्रेस की जो सदस्यों की संख्या थी, वो कांग्रेस के वोटों से भी कई गुना ज़्यादा थी। मतलब शायद 40-50 लाख मेंबर बना दिए थे उस राज्य में और वोट कांग्रेस को पड़े थे 15 लाख। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस को जो डेमोक्रेटाइज़ करने का, प्राइमरी चुनाव करने का प्रयोग तो फेल हो गया है। लेकिन मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जबकि इस साल के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, 2 ही चुनाव थे दिल्ली और बिहार, जहाँ दोनों जगह कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसने केजरीवाल को ज़रूर हराने में हाथ लगाया कहीं न कहीं और बिहार में जब वो महागठबंधन में था, तब भी उसका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, बल्कि सबसे खराब रहा। अगर आप 2015 में देखें 27 सीटें आई थी उनकी, 2019 में उनकी सीटें हो गई थी 19, जो कि खराब माना गया था उस समय, लेकिन इस बार तो और खराब हो गया, ये बावजूद इसके कि बहुत तैयारी की थी कांग्रेस ने। तो अब अगले साल पर हम अगर आदेश देखते हैं, तो जो 4 राज्य हैं, उसमें केरल और असम ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस का सीधा स्टेक है। बंगाल और तमिलनाडु में तो वो सहयोगी की भूमिका में है। तो आपको लगता है कि ये अब जो हो गया बीती ताही विसार दे, आगे चल के कांग्रेस कोई रिकवरी कर सकती है? क्योंकि असम में भी पिछली बार चूक गई थी कांग्रेस, केरल में भी लेफ्ट को नहीं हरा पाई थी। तो ये केरल तो अब गांधी परिवार का ही राज्य है, प्रियंका गांधी वहाँ से मेंबर है, पहले राहुल गांधी मेंबर थे। तो क्या लगता है कि अब इन 2 राज्यों में या ये चारों राज्यों में कांग्रेस वापसी कर पाएगी या जस की तस हालत बने रहेंगी? देखिए मिलन जी, कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, और अब उनको उनकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि वो किस तरीके से राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करे और कांग्रेस पार्टी को और उसके विचार को और उसके कार्य को जिंदा रखने के लिए मैक्सिमम राज्य जीते। लेकिन वैसा नहीं हुआ है। पिछले से 1 साल में अब 4 राज्य हार गए। और अब आपने जिन 4 राज्यों की बात करी है उसमें पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग अलाय है डीएमके। वहाँ के जो इंचार्ज हैं गिरीश चोडंकर, उनका ये कहना है कि वो भी जय जगत से ही आते हैं। उनका ये कहना है कि हमें डीएमके के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो एक्टर विजय हैं, उनकी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए। जबकि डीएमके बहुत भरोसेमंद और यूपीए का हिस्सा रहा है, पुराना एलआई है, और गांधी परिवार के और राहुल गांधी के स्टालिन और उनके परिवार से बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन यहाँ पे भी अलायंस तोड़ने की बात हो रही है। और जितना मैं जानता हूँ राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को, वो हमेशा अपने इंचार्जेस की बात मानते हैं और वो कहते हैं कि ये काम उनका है तो उनको ही बेहतर तरीके से करना चाहिए। अब बचे 2 राज्य, केरल। केरल में बेहतर स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वहाँ पे इंटरनल फाइट इतनी ज़्यादा है क्योंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, एक तरफ शशि थरूर हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो कहते हैं कि मुझे सीएम फेस बना दीजिए, जिस पे पार्टी सहमत नहीं है। और एक तरफ स्टेट लीडरशिप है जिसमें रमेश चन्नीथला, जो कि पैन केरला बहुत पॉपुलर नेता हैं, वीडी सतीशन, ओमन चांडी का परिवार, एंटनी की फैमिली। वो केरल में कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये उसका एक ड्रॉबैक की तरह सामने आ रहा है। और प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद हैं, और 2019 में वो केरल लॉबी ही थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जिन्होंने तय किया था कि राहुल गांधी दूसरी सीट जो है वो केरला से लड़ेंगे। तो केरल में जीता जा सकता है, लेकिन इसमें फिर मैं आपको ये कहूँगा कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और एक टीम बनानी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी की इंटरनल फाइट जैसा हरियाणा में हुआ कि उस वजह से आप चुनाव हार गए, उसको रोकना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है कि कोई संभावना केरल की बन सकती है। चौथा राज्य है असम। असम में मैं आपको ये कहूँगा कि छोड़ के गौरव गोगोई को और 1-2 लोगों को और, बाकी ज़्यादातर नेता
वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की गोदी में बैठे हुए हैं और ये पूरी पार्टी को पता है। पिछली बार भी वहाँ के इंचार्ज भौर जितेंद्र सिंह थे, जब चुनाव हारे थे, इस बार भी उन्हीं को वापस दिया गया है। ये मेरे समझ नहीं आया कि आपको मतलब जो आप लगातार चुनाव हराए जा रहे हैं अपनी पार्टी को, तो आपको रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? तो वहाँ पे एक समस्या ये आई है कांग्रेस पार्टी के सामने कि अ, मुख्यमंत्री ने जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, उनको तोड़ दिया है, उनका डिलिमिटेशन हो गया है। पहली बात। दूसरी बात, गौरव गोगोई जो हैं वो हालाँकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लीडरशिप को ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ही सीट दीजिए। बल्कि 4-5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब गौरव ही वहाँ का विकल्प है, तो गौरव को वहाँ ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन अ, जैसा मैंने कहा कि एक टीम वर्क है असम असम का चुनाव भी, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेता नहीं बचे हैं कांग्रेस पार्टी के पास और हेमंत बिस्वा शर्मा डायरेक्टली अटैक करते हैं पाकिस्तान के साथ उनके रिश्तों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है पिछले कुछ महीनों से। तो वहाँ अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर चुनाव लड़ सके, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से, तो संभावना है, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि असम भी मुश्किल रहेगा। तो इन चारों स्टेट में जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो केरला की है, लेकिन केरला में डायरेक्टली कांग्रेस लीडरशिप को इंटरवीन करना पड़ेगा, तब जाके ये बात बन सकती है क्योंकि केरल के नेताओं को ये लगता है कि केसी वेणुगोपाल जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएँगे, इसीलिए वो आपसी झगड़ा और बढ़ जाता है। एक और छोटा-सा सवाल मैं आखिर में ले लेता हूँ। आदेश की प्रियंका गांधी की सक्रियता क्या इधर कम हुई है? क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जब राहुल गांधी लीडर इमर्ज कर गए, तो क्या वो कहीं नेपथ्य में चली गई है, बैकग्राउंड में चली गई है? क्योंकि बिहार में भी उन्होंने कैंपेन किया, लेकिन ऐसे जैसे पहले होता था कि भई क्राइसिस मैनेजमेंट है या ट्रबल शूटिंग है, वो काम प्रियंका गांधी कर रही थी। तो वो क्या उन्होंने पैर पीछे खींच लिए हैं या वो अभी भी सक्रिय है? नहीं, राजनीतिक रूप से वो हमेशा पीछे ही रहती हैं और वो ऑलरेडी फैमिली में डिसाइडेड है कि जो जो राजनीतिक विरासत है वो फिलहाल राहुल गांधी के पास है। प्रियंका गांधी हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट करती हैं, जो फैमिली का हो, चाहे वो G23 डिसमेंटल करने की बात हो, चाहे वो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच का झगड़ा हो, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का झगड़ा हो, सुक्खू सरकार के गिरने की बात हो, राहुल गांधी का एज़ ए एलओपी फर्स्ट डिनर देना हो, वो सब चीज़ें प्रियंका गांधी पीछे से मैनेज करती हैं और वो अपने अपने रोल से बाहर नहीं आती हैं। हालाँकि वो महासचिव हैं पार्टी की, लेकिन किसी स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं है और ज़्यादा मैं देखता ये हूँ कि फैमिली एंड पार्टी क्राइसिस और उसके अलावा अपनी वायनाड सीट से संबंधित रहती हैं। इससे ज़्यादा वो अपना अपना रोल फ़िलहाल एक्सपेंड नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं भविष्य की कोई स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। फ़िलहाल मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद आदेश। तो हमारे साथ जुड़े थे पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल। आदेश का ये कहना है कि कांग्रेस के बीच में पार्टी के बीच में एक जो जय जगत ग्रुप है, वो बहुत प्रभावशाली हो गया है और वो फैसले कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है जो राहुल गांधी ले रहे हैं। फैसले लेने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो तय नहीं हो रही है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में कहीं जब लग रहा था कि कांग्रेस वापसी कर लेगी, उसके बाद विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस की हार हो रही है और अब अगले साल उसके लिए बड़ी चुनौती मिलेगी केरल में और असम में, जहां उसकी सीधी लड़ाई है केरल में लेफ्ट से और असम में बीजेपी से। तमिलनाडु और बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी अलाइज़ है, बहुत छोटी पार्टी है जैसे कि वो बिहार में थी। तो साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।